अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 4 का एक यूनिट देखने जा रहे हैं जो कि एक पोम है, माई डव्स। लिखने वाली हैं जी लुइसा मे अल्कॉट, बहुत मशहूर ऑथर हैं। इनकी बहुत मशहूर एक किताब है लिटिल विमेन, और वो इतनी मशहूर हुई है कि वो बहुत सी ज़बानों में तर्जुमे भी हुए उसके, और उस पर फ़िल्म भी बनी, बल्कि शायद फ़िल्में बनी एक से ज़्यादा, और बहुत लोगों ने उसको एंजॉय किया। उसकी कुछ इत्तेफाक से कुछ सेटिंग ऐसी बन गई, यूँ कह सकते हैं आप कि शायद इतनी बड़ी ऑथर थी नहीं ये, लेकिन बाज़ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आ जाती हैं कि बस वो लोग उसको, उस ऑथर को बहुत मशहूर बना देते हैं। जैसे रॉबर्ट लुई स्टीवनसन है, उनकी जो ट्रेजर आइलैंड थी, बज़ाहिर कोई बहुत ही मार्वलस किस्म की कहानी नहीं थी। उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि जो अनएक्सपेक्टेड हो और बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने कहानी बुनी हो, लेकिन बस वो कहानी जब मशहूर हुई तो ऐसी मशहूर हुई कि आज तक उसकी चर्चे ख़त्म ही नहीं होते। यही इनके साथ भी हुआ कि कोई लिटरेरी तौर पे देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा लिटरेरी सेंस में कोई बहुत बड़ी ऑथर नहीं थी, लेकिन बहुत ही मशहूर हो गई इनकी किताब। तो उसके बाद उन्होंने दूसरी भी लिखी, तीसरी भी लिखी उसी के तनाजुर में। तो बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, थोड़े से बड़े बच्चों के लिए, लेकिन ये कि उसका एवरेज वर्जन पढ़ा जा सकता है, या उसका जो बच्चों के लिए तलखीस की जाती है उसको ज़रूर पढ़ा जा सकता है। बहरहाल तो आते हैं इसके ऊपर। ये उन्हीं की लिखी हुई एक पोम है, आसान सी, बिल्कुल सीधी सी पोम है, उसमें कोई कुछ गहराई नहीं है, बहुत स्ट्रेट सी बात है। कुछ डव्स हैं, फाख्ता और कबूतर। बाज़ औक़ात कबूतर और फाख्ता दोनों देखने में बहुत एक जैसे लगते हैं ना, बहुत बहुत सिमिलर लगते हैं, तो दोनों को ही डव्स कह दिया जाता है बाज़ औक़ात। वैसे तो डव का मतलब फाख्ता है और कबूतर को पिजन कहेंगे, लेकिन कभी कभी कबूतर को भी डव कह देते हैं इजमाली तौर पे। ठीक है, तो अब ये फाख्ताओं की बात कर रही हैं, कबूतर की समझ लें मिक्स, फाख्ता भी हो सकती है और कबूतर भी हो सकता है। ठीक है, हरकतें जो सारी हैं वो ज़्यादातर कबूतरों वाली हैं, लेकिन फाख्ता भी कंसिडर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं बस। माई डव्स, मेरी फाख्ताएँ या मेरे कबूतर। Opposite my chamber window, on the sunny roof at play, high above the city's uproar, flock of doves sits day by day. तो राइमिंग पैटर्न क्या है? ABCB इसको कहते हैं, ABCB, यानी ए अलग है, बी दोबारा रिपीट हुआ चौथी लाइन में, और सी अलग है। तो ए और सी अलग है और बी और बी कॉमन है, यानी सेकंड और फोर्थ लाइन राइम कर रही है। इसको यूँ कहा जाता है, हर सेकंड और फोर्थ लाइन राइम कर रही है, या एक लाइन छोड़ के एक लाइन राइम कर रही है, यूँ कह लें। ठीक है, अपोजिट माई चेम्बर विंडो, मेरा जो कमरा है उसकी खिड़की जहाँ मौजूद है उसके अपोजिट, उसकी दूसरी तरफ, एक सनी रूफ पे, एक ऐसी छत पे जिस पे कि आसानी से बहुत अच्छी सी धूप निकली हुई है। एट प्ले, खेल रहे हैं। हाई अबव द सिटीज़ अप्रोर, काफ़ी ऊंची जगह पे, एक ऐसी जगह जहाँ पे कि शहर की जो अप्रोर है, शहर की जो हंगामा है, शहर की जो शोर शराबा है, उससे काफ़ी ऊपर है ये जगह। फ्लॉक्स ऑफ डव्स, झुंड के झुंड हैं कबूतरों के, जो कि वहाँ रोज़ाना ही आके वहाँ बैठते हैं। ठीक है, shining necks and snowy feathers, little rosy tripping feet, twinkling eyes and fluttering wings, cooing voices low and sweet। ये आ गए राइमिंग वर्ड्स। तो अब उनको डिस्क्राइब कर रही हैं कि देखने में कैसे लगते हैं। चमकती हुई गर्दनें हैं उनकी, और बिल्कुल सफ़ेद बर्फ़ जैसे पर हैं उनके, और कुछ लाल लाल से उनके जो हैं वो छोटे छोटे पाँव हैं। अच्छा जी, तेज़ी से चलते हुए, छोटे छोटे डग भरते हुए, छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए पाँव, कुछ हल्के हल्के रोज़ी मतलब सुर्ख से, हल्के हल्के सुर्ख से छोटे छोटे कदम भरते हुए उनके पाँव, और चमकती हुई उनकी आँखें, और फड़फड़ाते हुए पर, और ऐसी आवाज़ें जो कि कूइंग, एक सर्टेन आवाज़ होती है जो एक सॉफ्ट सी जैसे कबूतर की होती है ना, कूइंग वॉइसेस लो एंड स्वीट, जैसे गुटुर गूं करते हैं ना कबूतर, तो वो कूइंग वॉइस कहलाएगी।
जो कि हल्की हल्की सी हो, चुभती ना हो कानों में, बहुत तेज़ ना हो। ठीक है, जैसे कि चिड़िया भी है तो चिड़िया की आवाज़ को चहचहाहट कह सकते हैं ना, वो ची 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 करके चहचहाती है, लेकिन ये इनकी गोल गोल सी आवाज़ होती है जो कि सुनने में अच्छी भी लगती है और किसी को तंग नहीं करती, सॉफ्ट वॉइस होती है। तो इनकी कोइंग आवाज़ है और बहुत हल्की सी और बहुत मिठास भरी। तो ये इनके बारे में आगे के देखने में कैसे हैं, उनको देख के कैसे महसूस हो रहा होता है इस सिचुएशन में। तो आगे चलते हैं। ग्रेसफुल गेम्स इन फ्रेंडली मीटिंग्स डू आई डेली वॉच एंड सी, फॉर दीज हैप्पी लिटिल नेबर्स ऑलवेज सीम एट पीस टू बी। अच्छा, अब करते क्या है ये, बड़े मज़े मज़े के खेल खेल रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन ग्रेसफुल, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें बदतमीज़ी या बहुत ज़्यादा उसके अंदर हंगामा और लड़ाइयाँ नहीं होती, बल्कि जो एक दूसरे के साथ खेल खेलते हैं बहुत हल्के हल्के फुल्के से खेल होते हैं और एक दोस्ताना अंदाज में एक दूसरे से मिलते हैं बहुत ज़्यादा। और मैं इनको रोज़ाना ही बैठ के देखती हूँ, क्योंकि ये जो मेरे प्यारे खुश खुश पड़ोसी हैं, ये हमेशा बड़े अमन में, बड़े सुकून में नज़र आते हैं। ऑलवेज सीम एट पीस टू बी, हमेशा दिखते हैं जैसे कि बहुत पुरसुकून हो मेरे ये खुश खुश दिखने वाले पड़ोसी। इनको मैं रोज़ इसलिए देखती हूँ क्योंकि इनको देख के मुझे मुझे ये बहुत सुकून में दिखते हैं। तो जब कोई किसी को बहुत सुकून में आप देखते हैं तो ख़ुद उसको देख के भी आपको भी सुकून महसूस होता है। On my window ledge to lure them, crumbs of bread I often strew. On my window ledge to lure them, crumbs of bread I often strew, and behind the curtain hiding, watched him flutter to and fro. जो क्रम्स कहते हैं अपना रोटी के या ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है। तो अपनी खिड़की की चौखट पर उनको ल्योर करने के लिए, यानी उनको अट्रैक्ट करने के लिए अपनी तरफ कुछ उनको ऐसी चीज़ दी जाए कि जिस चीज़ को देख के वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। आम तौर पे फंसाने के लिए भी ल्योर करते हैं, जैसे कोई शिकारी परिंदों को फंसाता है तो वो भी ल्योर यूज़ करता है। मछली पकड़ने के लिए भी ल्योर यूज़ किया जाता है, उनको फंसाने के लिए वो कोई कीड़ा वीड़ा लगाते हैं कांटे के ऊपर। लेकिन यहाँ पे तो इसका मकसद तो उसको फंसाना नहीं है, लेकिन अपने करीब लाना है, उनको टेम्प्ट करवाना है कि वो देख के उनको दिल ललचा जाए। तो उनका दिल ललचाने के लिए, उनको अपने करीब करने के लिए अपनी खिड़की की चौखट पर क्रम्स ऑफ ब्रेड आई ऑफन स्ट्रो, डबल रोटी के टुकड़े मैं वहाँ पे बिखेर देती हूँ और फिर एक कर्टन के पीछे छुप जाती हूँ कि मैं उनको देख सकूँ को कैसे आगे पीछे आके ना फड़फड़ा के कभी आगे आ रहे हैं, कभी पीछे जा रहे हैं, कभी कोई खाने के लिए आ गया, फिर दूसरा उसके ऊपर से आ गया, फिर वो पहले वाला पीछे हट गया, फिर दूसरा आगे आ गया। तो टू एंड फ्रो कहते हैं आगे पीछे मूव करना, और फ्लटर कहते हैं फड़फड़ाने को। तो कैसे मज़ा, अच्छा लगता है देखने में बहुत के फड़फड़ाते हुए, कभी एक आ रहा है कभी दूसरा आ रहा है। तो मैं छुप छुप के उनको देखती हूँ या देखती थी, क्योंकि जब आदत बन जाती है कबूतरों की तो फिर वो इंसानों से डरना भी बंद हो जाते हैं, इंसानों के साथ में भी वो मौजूद आसानी से खा पी लेते हैं। तो एक आध दफ़ा करना पड़ता है, दो चार दफ़ा के बाद फिर वो आदी हो जाते हैं और फिर आपकी शक्ल देख के भी डर के नहीं भागते। सून दे सीज टू फेयर द गिवर, जल्दी ऐसा होता है कि वो बंद कर देते हैं घबराना डरना उससे जो कि उनको दे रहा है। सून दे सीज टू फेयर द गिवर, क्विक आर दे टू फील माई लव, बहुत जल्दी ही उन्होंने मेरी मोहब्बत को महसूस कर लिया। एंड माई एल्म्स आर फ्रीली टेकन बाय द शायस्ट लिटिल लव, और मेरे जो जो ऑफरिंग है, एल्म्स कहते हैं किसी को खुश करने के लिए उसको कोई गिफ्ट देना, कोई तोहफ़ातन कोई चीज़ देना, ख़ास तौर पे किसी के खिदमत में पेश करना, तो इसको एल्म्स कहते हैं। तो मैंने जो उनकी खिदमत में पेश की है वो उन्होंने बड़ी आज़ादी के साथ बड़ी खुशी खुशी ले लिया, बगैर किसी कोई मुँह चिढ़ाए या उसको बुरा मनाए, बड़ी खुशी से उन्होंने आसानी से ले लिया और बड़े अब ऐसे ले रहे हैं जैसे कि उनका अपना माल है, फ्रीली टेकन, बिल्कुल रिलैक्स हैं उसको खाने में। यहाँ तक कि जो उनमें से शायस्ट छोटा वाला जो, यानी सबसे आसानी से जो घबरा जाता है, इंसानों के करीब नहीं जाना चाहता, अब वो भी बहुत फ्रीली मेरे इन क्रम्स को ले रहा है और मेरे साथ रिलैक्स हो गया है और मेरा जो फ़ियर था, मेरा जो ख्वाब था, उनमें से निकल चुका है। In soft flight they circle downwards. In soft flight they circle downward, peep in through the window pane, stretch their gleaming necks to greet me, peck and coo and come again. और अब ऐसा होने लगा है कि अपनी बड़ी बड़ी आराम से जो उड़ते हैं ना, फट 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 करके बड़े आराम से उड़ते हुए नीचे आते हैं। बहुत खूबसूरत सी आवाज़ आती है कि परिंदे, खासतौर पर जब कबूतर उड़ते हैं तो उनके पर आपस में टकराते हैं,
तो उससे एक फटफट फटफट की आवाज़ आती है। तो और उन अपनी बड़ी आराम से जो उड़ते हुए आते हैं, गोल गोल घूम रहे होते हैं, दे सर्कल डाउनवर्ड्स, गोल गोल घूमते हुए हवा में नीचे उतरते हैं, बहुत आराम से उड़ते हुए, और झांकते हैं फिर मेरी खिड़की की चौखट में से, पीप झांकना, और अपनी गर्दनें आगे बढ़ा बढ़ा के ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मुझे ग्रीट कर रहे हैं, मुझे खुशामदीद कह रहे हैं, या मुझसे कह रहे हैं आ जाओ तुम भी आ जाओ हमारे साथ। और फिर उनकी आवाज़ें आती हैं, दे पैक एंड कू, सॉरी पीक मैंने बोल दिया शायद, दे पैक एंड कू एंड कम अगेन। तो उसके बाद वो ठोंगे मारते हैं अपनी, जहाँ मैंने दाना डाला होता है उसको पैक करना कहते हैं। पैक करना जैसे कि वो अपनी चोंच से किसी चीज़ को मार मार के उठाना ना, जैसे कोई दाना चुगने के लिए। तो दाना चुगते हैं, फिर कू की आवाज़ें निकालते हैं, और फिर उड़ जाते हैं और फिर वापस आते हैं। तो ये खेल इनका सारा दिन चलता रहता है, मैं देखती रहती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत सुकून महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है जी। तो ये एग्जैक्टली ऐसी थी नहीं, थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया पोम को, कुछ चीज़ें काटी हैं इसमें से, कुछ अल्फाज चेंज किए हैं आप लोगों के लिए, तो इसीलिए इसके नीचे लिखा है abridged and adapted। तो सवालों को देखते हैं जी। जैसे मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि सवालों के जवाब मैं आपको पूरे पूरे नहीं बताऊंगा, मैं आपको सवाल समझा दूंगा, कुछ ये समझा दूंगा जवाब कैसे लिखना है, लेकिन एग्जैक्टली जवाब क्या होगा आप खुद करेंगे, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम में जवाब याद करने की आदत ख़त्म करें और अपने ताईं खुद से जवाब लिखना सीखें। उसका तरीक़ाकार क्या होता है कि आप लेसन अच्छी से समझ लें, सवाल समझ लें, फिर जवाब बनाने की कोशिश करें। जब जवाब बना लें तो किसी टीचर से चेक करवा लें, वो उसमें से गलतियाँ बता देंगे आपको, फिर आप उन गलतियों को इम्प्रूव कर लें, और लेसन बाय लेसन आप उस लेवल पे पहुँच जाएँ कि आप खुद से जवाब बनाना शुरू कर दें। तो हमने बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसे ही किया है, ऐसे ही उनको सिखाया, माशाल्लाह वो अच्छे अच्छे जवाब बनाते हैं। तो हम आपके लिए भी यही चाहते हैं। ठीक है, तो सवाल मैं आपको समझा देता हूँ। चेक करवाने के लिए अगर आपके पास कोई टीचर अवेलेबल ना हो तो आप मुझसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, नहीं तो मैंने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ दे दिया, आप मुझसे ईमेल पे भी रब्ता कर सकते हैं। वेयर डू दी डव्स कम एवरी डे, परिंदे रोज़ाना कहाँ आते हैं? परिंदे रोज़ाना सामने वाली छत पे आते हैं। द डव्स एवरी डे द डव्स कम टू द रूफ, बल्कि आगे तो आपने खुद बताना है ना, सामने वाले घर की छत पे। अच्छा जी, हाउ आर दी डव्स डिस्क्राइब इन द पोम, डव्स को कैसे डिस्क्राइब किया गया है? तो अब आपने उनके वो फीचर्स बता देना। द डव्स आर डिस्क्राइब्ड एज हैविंग, डव्स को ऐसा डिस्क्राइब किया है कि उनके पास हैं शाइनिंग नेक, स्नोई फेदर्स, रोजी फीट, ट्विंकलिंग आइज एंड फ्लटरिंग विंग्स, गोइंग वॉइसेस वगैरह वगैरह, सारी बातें इनके बारे में आप बता दीजिएगा, तो ये उनकी डिस्क्रिप्शन हो जाएगी। इज द पोएट हैप्पी टू सी द डव्स, हाउ डू वी नो? तो जवाब क्या है? बहुत ऑब्वियस जवाब है, यस द पोएट इज़ हैप्पी टू सी द डव्स, वी नो दिस बिकॉज, हमें जानते हैं क्योंकि इन द पोएम इट इज़ सैड, पोएम में बताया गया है कि, और फिर आप बताइए क्या बताया गया है पोएम में, मैं इंक चेंज कर लूँ, हाँ आ जाते हैं, ठीक है। पोएम में बताया गया है ना कि उनकी जो उनकी जो फीलिंग है, उनको देखने के बाद वो बहुत पीसफुल है, और उनको उनको देखने में बहुत मज़ा आता है। दैट इज़ वाई आई वॉच दैम, दे आर वेरी फ्रेंडली, वेरी पीसफुल। तो ये दो बातें बताएंगे आप। द पोएट वॉचेज दैम बिकॉज बाय वॉचिंग दैम द पोएट हरसेल्फ ऑल्सो फील्स पीसफुल, है ना, ये भी बात आ सकती है बीच में। तो 2-3 लाइनों में जवाब बनाया जाएगा। हाउ डज द पोएट गेट द डव्स टू सिट ऑन हर विंडो लेज, अगर वो उसने देखा सामने वाली छत पे तो रोज़ बैठते हैं, मेरे घर पे कब आएंगे, मेरी चौखट पे कैसे बैठेंगे? तो उसके लिए पोएट ने क्या किया, तो ये आप बता दें। द पोएट टू मेक द डव सिट ऑन हर विंडो लेज, द पोएट करके शुरू करें और फिर आगे डैश 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 आप फिल कर लें। तो उसने क्या किया था, वो कुछ ब्रेड क्रम्स जो हैं वो अपनी विंडो लेज पे डाले थे ताकि वो उसकी चारे के लेयर में आ जाए। वॉट डज द पोएट डू सो एज नॉट टू फ्रैटन द डव्स, द पोएट सो एज नॉट टू फ्रैटन द डव्स क्या करती है, जाके छुप जाती है कर्टन्स के पीछे। बहुत ईजी सवाल हैं सारे ना, तो देखते हैं मुश्किल वाले सवाल कैसे हैं। दीज आर मोर डिफिकल्ट, लेट्स सी। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द डव्स मेक नोट्स अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स, इन हेडिंग्स के अंडर में बताइए कि उसने कैसे एक्सप्लेन किया। द अपीयरेंस ऑफ द डव्स, ये ऊपर सवाल आ चुका है, देखने में कैसे हैं दोबारा लिख दीजिए। एक यूँ करके द अपीयरेंस ऑफ द डव्स यूँ लिखिएगा, द अपीयरेंस ऑफ द डव्स, और फिर नीचे 1 2 3 4 अपने अपने पॉइंट्स लिख दीजिएगा। फिर द साउंड साउंड्स मेड बाय द डव, द साउंड मेड बाय द डव लिखिएगा, फिर लिखिएगा कोइंग, और इस तरह से जो उन्होंने बताया। दी हाउ द डव्स मूव की हेडिंग डालिएगा, और फिर उसके नीचे नोट्स लिख दीजिएगा कि वो कैसे मूव करते हैं, क्या समझ में आया आपको। ठीक है, तो ये तो कोई मुश्किल सवाल नहीं था, तो पोएम से देख के एग्जैक्टली लिखना था। इज देयर मोरल और मैसेज इन द पोएम, व्हाट इज इट? ये एक अच्छा सवाल है।
कि इस पोम में कोई मैसेज है, कुछ सीखने को मिलता है। तो अगर आपके ख़्याल से इस पोम का कोई मैसेज है तो वो आप बताएं। आपको क्या लगता है कि इस पोम से पोएट हमसे क्या चाहती हैं, कि हम क्या सीखें, क्या क्या समझें। तो एक मैं हिंट आपको दे देता हूँ, वैसे तो बात हो चुकी पीछे भी, कि तो सजेशन ये है कि अगर आप नेचर के करीब होना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू get close to the nature, if you want to see the beauty of nature, if you want to understand what's going on around you, you will have to be patient, you will have to be observant, you will have to be kind. ये तीन बातें इसमें से समझ में आती हैं, है ना, कि अगर आपको कुदरत की चीज़ों के करीब होना है, आपको अपनी समझ बढ़ानी है, तो आपको मेहरबान होना पड़ेगा, आपको सब्र वाला होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक बात है जो इसमें से आप कह सकते हैं कि समझ में मुझे तो ये आती है, अब आप बताइए आपको क्या आती है, और देखते हैं अब आप ये बातें कैसे लिखते हैं। तो देखते हैं आप में सबसे अच्छे किसने लिखे। फिर किसी और अच्छे से लेसन के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।